की कठपुतली बन चुके नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के भगवान राम और अयोध्या पर दिए विवादित बयान पर अब नेपाली विदेश मंत्रालय की सफाई आई है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा है कि ओली का इरादा किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना या अयोध्या के महत्व को कम करना नहीं था। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को नेपाली बता दिया था। उनके इस बयान की भारत ही नहीं बल्कि नेपाल समेत पूरी दुनिया में कड़ी निंदा हुई। ऐसे में फजीहत होती देख नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई जारी करनी पड़ी। लेकिन सवाल तो यह है कि ओली ऐसे बयान आखिर दे क्यों रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्या वो खुद दे रहे हैं या उनसे ये दिलवाया जा रहा है, और क्या ऐसे बयानों की स्क्रिप्ट चीन में लिखी जा रही है। इस रिपोर्ट में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। देवी सीता का विवाह भारत के राजकुमार राम से हुआ था। असलियत में अयोध्या बीरगंज के पास स्थित एक गांव है। अयोध्या नेपाल के बीरभूमि जिले के पश्चिम में स्थित थोड़ी शहर में है। भारत दावा करता है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था। भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण करते हुए एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है। प्रभु श्री राम ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बुद्धि दें। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री चाइनीज स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और चीन के कहने पर कुछ भी कह देते हैं। असलियत में अयोध्या बीरगंज के पास स्थित एक गांव है। अयोध्या नेपाल के बीरभूमि जिले के पश्चिम में स्थित थोड़ी शहर में है। अंदर की खबर यह है कि चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री पर ऐसा जादू कर दिया है, उन्हें ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि केपी शर्मा ओली को दिन रात सोते जागते उठते बैठते भारत विरोधी खबरें प्लांट करने से फुर्सत नहीं मिल रही। इन खबरों की पूरी स्क्रिप्ट काठमांडू से 3000 किलोमीटर दूर बीजिंग में लिखी जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि ओली ने भारत विरोधी कार्रवाई के लिए शी जिनपिंग से हाथ मिला लिया है। इसलिए आज केपी शर्मा ओली के दिमाग में चाइना की जो चिप फिट हो रखी है उसको डिकोड करना जरूरी है। इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री चाइनीज रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। जिनपिंग का ऑर्डर आते ही वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज हमने इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी निकाली। मैं उन पे कितना दबाव है ये समझ सकता हूं। अब एक नई अयोध्या की बात करना, किसके इशारे पर इस प्रकार की क्यों बात कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। केपी शर्मा चीन की गुलामी करते हुए नेपाल की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए वो भगवान राम को नेपाली बता दें, हनुमान जी को नेपाली बता दें, उनके बताने से कुछ नहीं होता है। नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल को विनाश तरफ ले जा रहे हैं। सबसे पहले आप केपी शर्मा ओली के दिमाग में चाइनीज वायरस की घुसपैठ की क्रोनोलॉजी समझिए। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे नेपाल के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। चीन के इशारे पर केपी शर्मा ओली ने कौन कौन सी हरकतें की, ये देखिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने दावा ठोक दिया कि जिस इलाके में सड़क बनी वो नेपाल की सीमा में आता है। नेपाल ने न सिर्फ अपने देश का नक्शा बदला बल्कि भारत के हिस्सों पर अपना दावा ठोक दिया, और इस लिस्ट में चीन के इशारे पर नेपाल की लेटेस्ट चाल है अयोध्या के नाम पर राजनीति करना। ये तीनों ही घटनाक्रम सीधे सीधे जमीन से जुड़े मामले हैं, इनका सड़क से कनेक्शन है, और नेपाली प्रधानमंत्री जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं उसका चीन से सॉलिड कनेक्शन है। आज हम एक एक करके ओली की सारी गोली आपके सामने रखेंगे। इस वक्त केपी शर्मा ओली की कुर्सी डगमगाई हुई है। सत्ता बचाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी भारत विरोधी भावनाएं भड़का रहे हैं तो कभी साम्यवादी दल में अपनी कमजोर स्थिति को ठीक करने के लिए चीन का सहारा ले रहे हैं। ओली को चीन का करीबी माना जाता रहा है। ओली सरकार को बचाने के लिए बीजिंग अपनी काठमांडू एम्बेसी के जरिए काफी एक्टिव रहा। पिछले हफ्ते चीनी एम्बेसडर हौ यांकी ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी। इससे पहले मई में भी ओली सरकार गिरने का खतरा था। उस वक्त भी चीनी राजदूत ने विरोधी गुट के नेताओं से मुलाकात करके सरकार बचाने में अहम रोल अदा किया था। यांकी को नेपाल में सबसे ताकतवर विदेशी डिप्लोमेट कहा जाता है। नेपाल की टॉप लीडरशिप ही नहीं
आर्मी तक भी उनकी सीधी पहुंच है। नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूर्ण चंद्र थापा भी उनके करीबी माने जाते हैं। यानी एक ऐसा वक्त जब चीन और भारत के बीच तनाव जारी है, चीन के लिए नेपाल में अपनी पसंदीदा सरकार होना काफी मायने रखता है। चीन की इन्हीं चालबाजियों का नतीजा है कि मंगलवार को केपी शर्मा ओली और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल प्रचंड ने 6 दिन के बाद एक बार फिर से बातचीत शुरू की है। यह सब कुछ एक हिडन एजेंडे के तहत हो रहा है। इसमें चीन का अपना स्वार्थ है और केपी शर्मा ओली को अपनी कुर्सी और जेब की फिक्र है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जरिए घुसपैठ की है। इसके लिए बाकायदा ओली को रिश्वत दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ओली ने दूसरे देशों में भी काफी संपत्तियां खरीद रखी हैं, जिसके बदले में उन्होंने चीन के कई बिजनेस प्लान्स को नेपाल में लागू कराया। दावे के मुताबिक ओली का स्विट्जरलैंड के मीराबॉन्ड बैंक की जिनीवा ब्रांच में एक अकाउंट है। इसमें $5.5 मिलियन यानी करीब 41 करोड़ 34 लाख रुपए डिपॉजिट है। यह रकम लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और शेयर्स के तौर पर इन्वेस्ट की हुई है। ओली ने न सिर्फ चीन की मदद से संपत्ति जमा की, बल्कि चीन के सहारे व्यापारिक सौदों में मोटी कमाई भी की। आरोपों के मुताबिक ओली ने चीन के लिए सरकारी नियमों को भी ताक पर रख दिया, बिना टेंडर के चीनी कंपनियों को ठेके दिए। इसके अलावा केपी शर्मा ओली पर चीन से कोरोना उपकरणों की खरीद में भी घोटाले का आरोप है। मतलब साफ है कि भारत विरोधी गतिविधियों में जुटे ओली चीन के इशारे पर नाच भी रहे हैं और अपनी जेब भी भर रहे हैं। जब इन सब से भी तसल्ली नहीं हुई तो अब वो भगवान श्री राम की शरण में जा गिरे और अयोध्या पर दावा ठोकने लगे। अयोध्या का जो वर्णन है, देखिए, अयोध्या चाहे ऋग्वेद में देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण में देख लीजिए, तुलसी कृत रामायण में देख लीजिए, पुराणों में देख लीजिए, मुझे एक एक पंक्ति में बता सकता हूं। वहां उत्तर दिशा सरजू पावन, जिसके उत्तर दिशा में सरजू प्रवाहित होती है, वो अयोध्या है। और नेपाल में तो सरजू है ही नहीं है, कैसे दावा कर सकते हैं? लेकिन प्रभु राम और अयोध्या को नेपाल का बताकर अब अपने ही देश में घिर चुके हैं नेपाली प्रधानमंत्री। नेपाली सोशल मीडिया में बहुत से लोग उनके बयान का न सिर्फ मजाक बना रहे हैं, बल्कि लिख रहे हैं कि उन्हें ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराय ने ओली के बयान पर व्यंग्य कसा और अपने ट्वीट में लिखा, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के चेयरमैन और नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने प्रधानमंत्री ओली के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए भगवान राम पर झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए श्री राम से जुड़ा हर वो फैक्ट जिसे देखकर ओली का एक एक झूठ बेनकाब हो जाएगा। आज हम नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को रामायण का इतिहास और भूगोल बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को नेपाली कहा है। शायद केपी शर्मा ओली जी को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि भगवान राम के युग में नेपाल जैसा कोई अलग देश था ही नहीं। आज जिसे नेपाल कहा जाता है, उसके हिस्सों पर मिथिला के राजा जनक का शासन था। आज का नेपाल भगवान राम के युग में अखंड भारत की भूमि का ही एक हिस्सा था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नेपाल सिर्फ और सिर्फ 252 साल पुराना देश है। नेपाली नागरिकता सिर्फ 252 साल पुरानी बात है। कैसे, ये बात हम आपको समझाते हैं। अगर आप गूगल पर टाइप करें फाउंडर ऑफ नेपाल, तो राजा पृथ्वी नारायण शाह का नाम आता है। गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने आज से 252 साल पहले 25 सितंबर 1768 को 3 प्रांतों काठमांडू, पाटन और भक्तापुर को मिलाकर नेपाल की स्थापना की थी। ये तस्वीर देखिए, ये हैं राजा पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने आज से 252 साल पहले नेपाल की स्थापना की थी। इससे पहले तो नेपाल कोई देश ही नहीं था। केपी शर्मा ओली ने यह भी कहा कि अयोध्या नेपाल के जनकपुर जिले के वीरगंज के पास थोरी नाम की जगह में है।
शायद केपी शर्मा ओली को यह जानकारी नहीं है कि पूरी दुनिया में अयोध्या नाम के कई शहर हैं। थाईलैंड में भी अयोध्या नाम का एक शहर है, इसे थाईलैंड के लोग अयोध्या कहते हैं। इंडोनेशिया में भी अयोध्या नाम की एक जगह है। पाकिस्तान के एक जिले डेरा इस्माइल खान में भी अयोध्या नाम की एक जगह है। दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जिनका नाम अयोध्या है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया की हर वो जगह जिसका नाम अयोध्या है वहाँ भगवान श्री राम पैदा हुए हों। श्री राम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पैदा हुए। ये जगह सरयू नदी के किनारे है और दुनिया के सबसे पहले महाकाव्य श्री वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन मिलता है। भगवान राम की लोकप्रियता सदियों पहले ही भारत की सीमाओं को पार कर चुकी थी। भगवान राम के जन्मस्थल के नाम पर अयोध्या शहर तो दुनिया में कहीं भी बसाए जा सकते हैं, लेकिन सरयू नदी कोई कहां से धरती पर उतार सकता है जो अयोध्या की पहचान है। दुनिया के सबसे पहले महाकाव्य श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड में 5वें सर्ग में अयोध्या का वर्णन करते हुए लिखा गया है, कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराजा मनु ने बनवाया और बसाया था। इसके अलावा अयोध्या के चप्पे चप्पे पर भगवान राम की निशानियां बिखरी हुई हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि भी है जिसकी भौगोलिक स्थिति का सटीक वर्णन स्कंद पुराण में है। अयोध्या में कनक भवन है जो माता सीता का महल है। इसी तरह अयोध्या में दशरथ महल भी। ऋषि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे। ऋषि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि राजा दशरथ ने विशेष रूप से अयोध्या को बनाने, इसे संवारने का काम किया। उन्होंने उस काल में अयोध्या नगरी के अंदर बहुत से खूबसूरत महलों का निर्माण करवाया जिसमें हीरे, जवाहरात, सोना और चांदी मड़ा हुआ था। केपी शर्मा ओली चाहे जितने ही दावे कर ले, लेकिन वो दशरथ भवन और कनक भवन नेपाल में नहीं ला सकते हैं जो पावन अयोध्या की ऐतिहासिक धरोहर है। केपी शर्मा ओली ने यह बचकानी बात भी कही है कि उस वक्त मोबाइल और टेलीफोन नहीं थे, इसलिए मिथिला से 522 किलोमीटर दूर जाकर अयोध्या में शादी हो ही नहीं सकती। केपी शर्मा ओली के इस सवाल का जवाब भी श्री वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्री वाल्मीकि रामायण के 68वें सर्ग में लिखा है, राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन राजा जनक के दूत अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी ये बात बिल्कुल साफ लिखी है कि राजा जनक के दूतों को मिथिला से अयोध्या पहुंचने में करीब 4 दिन का वक्त लगा था। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि हजारों साल पहले भी हजारों किलोमीटर तक संचार होता था। राजा एक दूसरे को पत्र लिखते थे, साथ में राजा एक दूसरे के साथ पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते भी बनाते थे। भारत के कोने कोने में भगवान राम की निशानियां और उनके होने के सबूत मिलते हैं। केपी शर्मा ओली सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेपाल में सांस्कृतिक स्वाभिमान की राजनीति करना चाहते हैं और ये बात नेपाल और भारत के लोग बहुत अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं। राजस्थान की सियासी उठापटक पर एक और बड़ी खबर आ रही है। पूरी डिटेल, पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे बेटे